और चौथी जमात से मैं सादिया को आवाज देती हूँ कि वो आए और पहले अपना जबान दानी का जो मुकाबला करना शुरू करें। वहाँ से बुक ले लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सादिया खान जाफ़र अली है। मैं दर्जा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। एक गेड़ एक ऐसे हौज़ में गिर पड़ा जिसमें रंगदार पानी भरा हुआ था। वो 1 घंटा तक इसी हौज़ में पड़ा भीगता रहा। इसके बाद वो रंग के हौज़ से बाहर निकाला तो इसको पूरी खाल रंगीन हो चुकी थी। आप रंगी हुई खाल देखकर वो बहुत खुशी से उछल पड़ा। आहा, मैं तो मोर बन गया हूँ। इसने खुशी से नारा लगाया। इसके बाल रंगीन होने से बहुत खूबसूरत हो गए और धूप में बालों का रंग और ज़्यादा चमकने लगा था। इसने जब देखा कि वो सुर्ख, सब्ज़, अनाबी और जर्द रंगों से रंगीन हो चुका था तो खुशी खुशी दूसरे गेड़ों के सामने पहुंचा और शौकियाँ दिखाने लगा। वो खुद को मोर समझ रहा था और अपने साथी गेड़ों को खुद से कमतर जानकर इनसे वही बर्ताव कर रहा था जो एक बहुत अमीर किसी गरीब के साथ करता था। इसकी ये शान और गुरूर देखकर गेड़ों में इस एक ने उससे पूछा, तुमसे कैसे हरकतें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? अपने आप को बुलंद करके हमसे अलग क्यों समझ रहे हो? अरे तुम जोश में तो आ गए हो लेकिन तुम्हारे होश ख़त्म हो गए हैं। तुम में ये गुरूर और बेनियाज़ी क्यों पैदा हो गई? रंगे हुए गेड़ों ने मुलामत करने वाले गेड़ को करीब बुलाया और इसके कान में कहने लगा, बेवकूफ़, मुझे और अमीर रंगों को देखो तो सही, दुनिया में मेरे जैसे खूबसूरत कोई नहीं है। फिर उस रंगे हुए गेड़ों ने दूसरों गेड़ों से कहा, अरे गेड़ों, अब तुम मुझे गेड़ों ना कहा करो। भला गेड़ को ये हसन व जमाल कहाँ नसीब होता है? इसकी बात सुनकर तमाम गेड़ इसके गर्द जमा हो गए। इन्होंने रंगे हुए गेड़ों से पूछा, ए बाकमाल, अब तू ही बता। बच्चे यहाँ देखेंगे, पढ़ने के लिए आपको 2 मिनट का वक्त दिया जाए। कितना? 2। हम से इशारा करेंगे तो आपको लग जाए। दूसरा नाम बुलाती हूँ रुकैया को। रुकैया इतना टाइम बहुत वेस्ट होगा। फटाफट लो, जल्दी लो। वही किताब उसके हाथ में दे देना था ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रुकैया खान मज़हर अली है। मैं 4वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक कहानी पेश करना चाहती हूँ।
गांव की आबादी ज़्यादा ना थी, इसलिए वहाँ सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था। जावेद ने उस प्राइमरी स्कूल में 5वीं जमात का इम्तहान पास किया था। इसे मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ था, मगर मिडल स्कूल काफ़ी दूर शहर में था, इसलिए इसके बाप ने इसे मज़ीद पढ़ाने के बजाय अपने होटल पर काम काज के लिए रख लिया। ये छोटा सा होटल था। जावेद का काम मेज़ी साफ़ करना और ग्राहकों को खाना चाय पेश करना था। दोपहर के बाद जब उसका बाप कुछ देर के लिए इसे खेलने कूदने की इजाज़त देता तो वो जावेद छुट्टी जमात की चंद किताबें उठाकर गांव से बाहर दरख्तों के साए में बैठकर पढ़ता रहता और घंटा 2 घंटा बाद वापस आ जाता था। गांव में शहर से भी लोग आते जाते रहते थे। एक दिन एक शहरी गाहक वहां चाय पीने आए। जब जावेद इसकी मेज़ पर चाय की प्याली रखने आया तो उसे अजनबी ने जावेद से गांव के बारे में मालूमात हासिल की। जावेद ने इसके सवालों के जवाबात दिए। अजनबी ने उसे 5 रुपए का नोट देकर कहा, ये लो तुम्हारा इनाम, तुम काफ़ी ज़हीन बच्चे हो। जावेद इनाम पाकर बहुत खुश हुआ। चाय पीने के बाद अजनबी रक्स हो गया। दोपहर के बाद जावेद ने हस्ब मामूल खाना खाकर किताबें उठाई और मुताले के लिए गांव से बाहर निकल आया। दरख्तों के साए में रुककर उसने सामने देखा तो वही गाहक दिखाई दिया। थोड़े फासले रुकैया के बाद में अफीफा को बुलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफीफ़ा है। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। साथियों, एक रोज़ हम बेकार बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। इम्तिहानात ख़त्म हो गए थे, वरना स्कूल की किताबें ही पढ़ते। आपको मालूम है ताकि स्कूल का होमवर्क वग़ैरह करना कितना ज़रूरी होता है। पर हम इस सोच में थे कि एक बड़ा अच्छा ख़याल हमारे जहन में आया, क्यों ना जानवरों का इंडियों किया जाए। नचा अपने एक दोस्त से इस बात का तज़किरा करा क्या तो वह हंसने लगे। आप जंगल में जाएंगे फरहान भाई, आप तो रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते और जंगल में तो दरिंदे होंगे, सांप और बहुत सारे जहरीले कीड़े होंगे। इन्होंने फिर हंसा शुरू कर दिया। अगरचे हम इनकी बात सुनकर थोड़े से शर्मिंदा हो गए थे, लेकिन हमने एक अच्छा जवाब सोच लिया। ज़ीशान भाई, इस दुनिया इंसान अल्लाह ताला का नायब बना कर भेजा गया है और अल्लाह ताला ने इंसान से वादा किया है कि वह जितनी कोशिश करेगा इतना फल इसको ज़रूर मिलेगा। वैसे हम जोया को मैं बुलाना चाहूँगी। जोया जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोया है। गांव की आबादी ज़्यादा ना थी, इसलिए वहाँ सिर्फ एक स्कूल था। जावेद ने उस स्कूल में
5वीं जमात का इम्तिहान पास किया था। उसे तालीम हासिल करने का शौक था, मगर स्कूल काफ़ी दूर शहर में था, इसलिए उसके बाप ने उसे मज़ीद पढ़ाने की बजाय अपने होटल पर काम काज के लिए रख लिया। यह छोटा सा होटल था। जावेद का काम में साफ करना और गाहकों को खाने चाय पेश करना था। दोपहर के बाद जब उसका बाप कुछ देर के लिए उसे खेलने को कूदने का इजाज़त दिया तो जावेद छुट्टी जमात की चंद किताबें उठाकर गांव से बाहर दरख्तों के साए में बैठकर पढ़ता रहा और घंटा 2 घंटा बाद वापस आया। गांव में शहर से भी लोग आते जाते रहे थे। हाँ, एक बात बताओ, जो भी यहाँ आए ना बुलंद आवाज से पढ़े, ठीक है? और जो आपके हाथ में किताब है उसको थोड़ी सी दूर रखो ऐसे, ठीक है ना? जब नजदीक से पढ़ेगा तो मेरा ये वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी दूर से रखो, आपका चेहरा दिखाई देना चाहिए, ऐसे एकदम नहीं पढ़ेंगे, उसमें चेहरा आपका छुप जा रहा है, ठीक है? कौन आ रहा है अभी? चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। दिल की आवाज़, धक धक धक। अरे बाप रे, ये फिर से वही आवाज़। बस मैं दौड़ते दौड़ते अचानक रुक गई, जैसे बहुत ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रही हूँ। इसके चेहरे से खौफ जाहिर हो रहा है। चलो अब तुम्हारी बारी। कब्रिस ने इसका कंधा हिलाते हुए कहा, लेकिन उस नई मुसीबत पर इसका मन खेल से चाट हो गया था। कब्रिस को बताऊं नहीं, मम्मा कहती है कोई भी बात सबसे पहले मम्मा को बतानी चाहिए। मम्मा को ही पहले बताऊंगी। बस मैंने दिल ही में सोचा। पिछले कुछ दिनों से बस मैं बिस्मे के साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ हो रही थी। होता ये कि जब भी वो खेल में दौड़ती भागती तो उसके दिल से अजीब सी आवाज़ आती, धड़ 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 धड़, जैसे उसका दिल बज रहा हो। जब ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा दूर तक भागती तो ये आवाज़ और ज़्यादा ज़ोर से आती, इतनी ज़ोर से कि वो डर ही जाती। जब से उसने ये महसूस किया था, एक अजीब सा डर उसके दिल में घिर कर गया था। वो सोचती आखिर उसके दिल में आप लोगों को पढ़ना है इस तरीके से कि आपकी आवाज आपने बैठे हुए बच्चे तक जाए। आ रहा है समझ में आपको? इस तरह से बुलंद आवाज में पढ़िए। चलो अनस आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। रूस के इलाके उज़्बेकिस्तान में एक बहुत ही गरीब शख्स रहमानकॉफ रहा करता था। रहमानकॉफ को अल्लाह ताला ने 3 बहुत ही होशियार
और ज़हीन बच्चों की दौलत से नवाजा था। एक दिन रहमान कौफ ने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम अच्छी तरह इस बात से वाकिफ़ हो कि मेरे पास ना कोई जमा पूंजी है, ना खेत बागात और ज़मीन जायदाद। अब तुम तीनों बड़े और जवान हो गए हो। अल्लाह ने तुम्हें ज़हानत की दौलत दी हुई है। अब तुम तीनों अमली ज़िंदगी में अपना कदम रखो और रोज़ी कमाने के लिए यहाँ से किसी और मुकाम का सफ़र अख्तियार करो। बड़े बूढ़े कहते हैं कि सफ़र वसीला सफ़र का ज़रिया होता है। अपने वालिद की ये बात सुनकर और उनकी दुआएं लेकर तीनों भाई उज़्बेकिस्तान से सफ़र के लिए रवाना हो गए। कुछ अरसे तक सफ़र करने के बाद उन्होंने एक नया शहर देखा। वह इस नए शहर में दाखिल चौथी जमात से मैं आयान को आवाज़ देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इम्तिहान। किसी मुल्क के एक बादशाह ने वली अहद की तालीम के लिए इल्म का तफर किया। हिदायत दी गई कि वली अहद की तालीम के साथ साथ बेहतर तरकीब भी ज़रूरी है। शहज़ादा अंतहाई लापरवाह और नाफरमान और किसी हद तक बेवकूफ़ भी था। मुअल्लिम शहज़ादा को 4 या 5 घंटे पढ़ता था। इंतहाई कोशिश के बावजूद शहज़ादा कोई तवज्जो न देता। जहाँ पना शहज़ादा की अदम दलिचसी तालीम में आई है। आपसे तोक़ा की जाए है कि पूरी सलाहियत और मेहनत से आप शहज़ादे की तालीम जारी रखेंगे। चौथी जमात के बच्चे मुकम्मल हो गए। अब तीसरी जमात के बच्चे तैयार रहे। मैं सबसे पहले उबैद को आवाज़ देती हूँ कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद है। मैं सुवम जमात में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम आदर्श विद्यालय है। साथियों, एक रोज़ हम बेकार बैठे थे और सोच रहे थे कि क्या करें। इम्तिहानात ख़त्म हो गए थे वरना स्कूल की किताबें ही पढ़ते। आपको मालूम है था कि स्कूल को हम वर्क वगैरह करना कितना ज़रूरी होता है। किस्सा मुख्तसर
हम इस सोच में थे कि एक बड़ा अच्छा ख्याल हमारे जहन में आया, क्यों ना जानवरों को अंडों का क्या जाए चनाचा अपने एक दोस्त से इस बात का तजा करा। क्या तू वो हंसने लगे। आप जंगल में जाएंगे फिरहान भाई, आप तो रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते और जंगल में तो दे हुए होंगे सांप और बहुत सारे जहरीले कीड़े होंगे। उन्होंने फिर हंसा शुरू कर दिया। अगरचे हम इनकी बात सुनकर थोड़े से शर्मिंदा हो गए थे, लेकिन हमने एक अच्छा जवाब सोच लिया। ज़ीशान भाई, इस दुनिया इंसान अल्लाह ताला का नाइब बना। बहुत अच्छे। अब इसके बाद मैं अज़ान का आवाज़ देगी सबके को आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ाम है। मैं सोम जमात में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम अदर विद्यालय। मुल्क यमीन में बादशाह थे कासिरीफ और सखी बेटी हातिम था। वो लोगों की भलाई और दूसरों की मदद के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते था। खुरासान के एक सौदागर पर बुर्ज की बेटी हुस्न बानो की ख्वाब खूबसूरत के चारों सौ चर्चे थे। बुर्ज ने मरने से पहले अपनी बेटी बादशाह को सौंपने दी थे। हुस्न बानो बड़ी नेक दिल थी। इसने अपने सौदागर बाप की दौलत दोनों हाथ से तकसीम करनी शुरू कर दी। ये देख कर इसकी दाया ने उसे रोका कि अभी तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है। ऐसे दौलत ना ख़त्म करो। ज़िंदगी गुजरने के लिए एक शरीक हयात का इंतखाब करो। अच्छे काबिल और बहादुर इंसान की तलाश के लिए 7 सवाल करो। जो नौजवान सारे सवालात हल कर ले उससे शादी करो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शिफा है। मैं सुवम जमात में पढ़ती हूँ। एक गीदड़ एक ऐसे हौज में गिर पड़ा जिसमें रंगदार पानी भरा हुआ था। वो 1 घंटे तक इस हौज में बैठा रहा। इसके बाद वो रंग के हौज से बाहर निकला तो इसकी पूरी खाल रंग हो चुकी थी। अपनी रंगी हुई खाल देखकर वो खुशी से उछल पड़ा।
अरहा में मोर बन गया हो इसने खुशी से नारा लगाया। इसके बाल रंगीन होने से बहुत खूबसूरत हो गए थे और धूप में बालों का रंग और ज़्यादा चमकने लगा था। इसने जब देखा कि वो सरख, सब्जी, अनाबी और जरद रंगों से रंगीन हो चुका है तो खुशी खुशी दूसरे गीदड़ों के सामने पहुंचा और शुक्रिया देने लगा। इसके बाद मैं मेहमान को बात देती हूँ कि बाहर अच्छे से पानी पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैमा है। साथियों, एक रोज हम बेकार बैठे थे और सोच रहे थे क्या करें। इम्तिहानात खत्म हो गए थे वरना स्कूल की किताबें ही पढ़ते। आपको मालूम है ताकि स्कूल का होमवर्क वगैरह करना कितना ज़रूरी होता है। किस्सा मुख्तसर, हम उस सोच में थे कि एक बड़ा अच्छा ख्याल हमारे जहन में आया, क्यों ना जानवरों का अनव्यय किया जाए। चनांचा अपने एक दोस्त से इस बात का तज़किरा किया तो वो हंसने लगे। आप जंगल में जाएंगे फरहान भाई? आप तो रात को एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते और जंगल में तो दरिंदे होंगे, सांप और बहुत सारे जहरीले कीड़े होंगे। उन्होंने फिर हंसना शुरू कर दिया। अगर हम उनकी बात सुनकर थोड़े से शर्मिंदा हो गए थे, लेकिन हमने एक अच्छा जवाब सोच लिया। ज़ीशान भाई, उस दुनिया इंसान अल्लाह ताला का नाइब बना कर भेजा गया है और अल्लाह ताला ने इंसान से वादा किया है कि वो जितनी कोशिश करेगा उतना फल उसको ज़रूर मिलेगा। वैसे हम बस दिल थे, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते हैं। आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया फरहान भाई। वाकई इंसान हिम्मत करे तो बहुत कुछ कर सकता है। ज़ीशान भाई हमसे बड़े हैं, लेकिन हमें हमेशा फरहान भी कहते हैं और आप जनाब से बात करते हैं ताकि बहुत अच्छे। एक पैराग्राफ तुम पढ़ते रहो, जब रुकने बोलेंगे तो रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सितरा है। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में बीकाम शहर आगरा एक किला के अंदर ये मकबरा वाक़या है, जिसकी तामीर मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बीवी मलिका मुमताज़ महल की मोहब्बत में कराई थी। ताजमहल मुग़ल तर्ज़ी तामीर का उम्दा नमूना है। इसकी तामीर 1693 में हुई। इसकी ऊंचाई 561 फीट है। इस अजीम इमारत के फ़नकार रास्ता अहमद लाहौरी थे। इसकी तामीर तर्ज में तर्क फ़ारसी, हिंदुस्तानी
और इस्लामी तर्ज तामीर के इजाज़ा का अनोखा मिलाप नज़र आता है। 1938 में इसे अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तालीम साइंस और कल्चर ने आलमी सक़ाफ़ती वर्से में शुमार किया। मुग़लों की तारीख़ की न सिर्फ़ अज़ीम निशानी है बल्कि हमारी गंगा जमती अब मैं इस बात को बुलाती हूँ कि वो आए अपनी कहानी पेश करें। वहाँ से जब अस्सलाम वालेकुम। मैं सुवम जमात की तलबा हूँ। वो एक छोटा सा कस्बा था जो अपनी हरियाली और शादीबा के बाअस अपनी मिसाल आप था। वहाँ के लोग भी बेहद मेहनती और हिफ़ाकश थे। इस कस्बे का नाम देनापुर था। वहाँ आमों के बागात और गंदम के खेत भी थे। सर्दियों में यही खेत सरसों, साग, मकई और धान जैसे फसलों से पर होते थे। कस्बे के लोग बेहद अमन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मगर फिर ना जाने इस कस्बे के अमन और सुकून को किस ने नज़र लग गई और वहाँ के लोगों का सुकून, चैन और रातों की नींद भी हराम हो गई। ये इन दिनों की बात है जब इस कस्बे पर खूब बरस की घटा छाई हुई थी। सर्दियाँ अपने अरोज पर थी। लोग डर के मारे सर शाम ही घरों में वबक जाते। कलियाँ और अब मैं मंदिरा को आवाज देती हूँ कि वो आए बुलंद आवाज से पढ़े अपनी कहानी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माहिरा है। मैं आपके सामने बच्चों की दुनिया एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। क्या हुआ, ऑटो रिक्शा क्यों रुक गया? पीछे की सीट पर बैठा आसिफ दोनों कान में एयरफोन लगाए ड्राइवर से पूछ रहा था लग रहा है कोई गाड़ी के नीचे दब गया है। उफ, ये लोग फिक्र कहकर आसिफ अपने कान से एयरफोन लगाए आराम से सीट से पीठ लगा कर गाना सुनने लगा। ऑटो ड्राइवर ने भी इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और ऑटो तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगा। कॉलेज
के गेट पर पहुंचते ही आसिफ इशारों में अपने दोस्तों को सलाम करते हुए क्लासरूम में पहुंचा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डायर स्टूडेंट। आज हमारे लेक्चर का मौजू है टुडे इंडियाज़ प्रॉब्लम। इस बात से आप सभी लोग अच्छी तरह वाक़फ़ है कि हमारे मुल्क की अब इसी के साथ तीसरी जमात का इख्तिताम होता है। अपनी दूसरी जमात से अनाबिया को आवाज़ देती हूँ कि वो आए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनाबिया है। मैं लाल बहादुर शास्त्री का पढ़ने जा रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री हमारे मुल्क के दूसरे वज़ीर आज़म थे। वो मुल्क सराय के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। उनके वालिद का नाम शारदा प्रसाद था, वालिदा का नाम राम दुलारी देवी था। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। लाल बहादुर शास्त्री 2 ही साल के थे कि अचानक उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिदा के साथ वो ननिहाल में आकर रहने लगे। यहीं उनका बचपन गुजरा। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ सैर को जाते थे और गांव की नदी में खूब तैरते थे। दोस्तों के साथ उसका बर्ताव हमेशा अच्छा रहा। उन्होंने बचपन ही में तय कर लिया था कि खूब मेहनत से पढ़ूंगा और अपने वालिदा को सुख पहुँचाऊँगा। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में अपने उस्ताद का हर हुक्म मानते थे, खूब मेहनत से पढ़ते थे और उन्हें खेलने का भी बड़ा शौक था। स्कूल में उनका रहन सहन निहायत सादा था। अपने कपड़े वो खुद धोते और चप्पल को दुरुस्त कर लेते थे। कभी कभार तो वो नंगे पैर ही स्कूल चले जाते। एक बार वो गंगा के इस पार यात्रा देखने गए। वापस लौटे हुए शाम हो गई। इनके सब साथी नाव में बैठकर दूसरे किनारे आ गए। अब दूसरी जमात से मैं चंदा को आवाज़ देती हूँ कि वो आए। जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रक्षिंदा। सबक नंबर 9 दोस्ती। एक दिन पड़ोस के पांडे जी ने शाकिरा को घर के सामने उदास बैठी देखकर पूछा, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो, खेलती कूदती क्यों नहीं, इसके साथ खेलूं अंकल। शाकिरा की ये बात सुनकर वो खामोश हो गए। इस कॉलोनी में वो अकेली बच्ची थी। कुछ दिनों बाद शर्मा जी पड़ोस में आकर रहने लगे। इनकी बेटी लता शाकिरा की सहेली बन गई। शाकिरा की तरह वो दूसरी क्लास वो जमात में पढ़ती थी। इस साल दिवाली पर शाकिरा लता के घर गई तो इसे बड़ा मज़ा आया। खाना खाए लिए तरह नई चीज़ें थी। लता की अम्मी ने शाकिरा को इन नई चीज़ों के नाम बताए। ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा है, ये करंजी है, ये चकली है, ये सोन पापड़ी है, ये शक्कर पाड़े है। शाकिरा ने कुछ चीज़ें खाई पहनी। बार देख की तरह शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे। ऊंचाई पर रंग बिरंगे
आकाशदीप लटक रहे थे। सारा घर हरा जगमग जगमग कर रहा था। मेहताबी जलाते हुए लता ने शाकिरा से पूछा, तुम्हारे घर पटाखे क्यों नहीं लाते? मेरे अब्बू कहते हैं पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है। मेरे पापा भी ऐसे ही कहते हैं, इसीलिए तो इस साल हमारे यहाँ थोड़े ही से पटाखे आए हैं। लता, तुम मेरे घर ईद के दिन आओगी ना?